जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ एनालिसिस। अब हुआ क्या मार्केट में, जैसे कि वापस निफ्टी ने एक और लाइफ टाइम हाई तो बनाया, हाँ हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, वोलेटिलिटी थी, वापस से नीचे आ गया। बट इस बीच में बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं, एसएमई आईपीओज भी आ रहे हैं, जिनके मैं एनालिसिस तो नहीं, बट हाँ जो हमारा ओपिनियन वगैरह है, लगाना है नहीं लगाना, फिर हम लोग वो ट्विटर या टेलीग्राम वगैरह पे डाल देते हैं, ठीक है। बट जहां पर मेन बोर्ड आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है 15,000 के आसपास, एसएमई आईपीओ में जो जाएगी 1 लाख के ऊपर। इस वजह से कुछ लोग एसएमई आईपीओ अप्लाई नहीं करते, जहां पर वो बोलते हैं यार सर्किट लग जाता है, गैप अप तो ओपन हुआ, फिर लोअर सर्किट लगता है, निकलना मुश्किल हो जाता है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। बट हम अपने एनालिसिस वगैरह डाल देते हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. एक और आईपीओ आया है द पार्क होटल्स का। होटल्स की बहुत बड़ी चेन है, 5 स्टार होटल्स वगैरह है, ठीक है। अब काफी टाइम बाद एक हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का आईपीओ आया है। अब देखेंगे कि क्या, क्योंकि होता क्या है, ये तो सबको पता है कि जो होटल सेगमेंट है उनमें प्रॉफिट कम होता है, केपेक्स ज्यादा होता है। बड़ा होटल बना के रख दो, रूम कीज फिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सबसे मोस्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट माना जाता है। रूम खाली गया गया, अब मैं कल रात वाला रूम जो खाली चला गया उसको तो वापस ला नहीं सकता। तो होटल इंडस्ट्री को, ये जो होटल रूम्स हैं उसको मोस्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट समझा जाता है। एनीवेज देखेंगे कि आईपीओ में कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्या लिस्टिंग गेन होंगे नहीं होंगे, लॉस मेकिंग कंपनी है प्रॉफिट में है, क्या वैल्यूएशंस पे आ रहा है, सब कुछ मैं आपको ऑन द बोर्ड यहां पर सिखाऊंगा समझाऊंगा। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर हम लोगों ने टैक्स की सेविंग्स की बात करी थी, ब्रेकआउट एनालिसिस देखे थे, ये भी अभी तक 5-7% रिटर्न्स देकर गया। आईपीओ एनालिसिस, बीएलएसएस के, ये नोवा के एनालिसिस डाले थे, क्या डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे। यहां पर मैंने वीडियो में भी बोला था, दोबारा से डाला था कि 20-30% के लिए डेफिनेटली अप्लाई करो, और 20-30 छोड़ो, ये 40% तक गया और अपर सर्किट पे भी लॉक हुआ। चलिए जी, आईपीओ की अगर बात करी जाए, नोवा का मैंने डाल दिया, बीएलएसएस का डाल दिया, अब आई है बारी इसकी, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स। अब प्रॉब्लम पता है कहां आने वाला है, ये देखो, इसको बड़ा कर लेते हैं। 5 तारीख से 7 तारीख आ रहा है, ये बंद होगा तो ये ओपन होगा, 7 से 9, 7 से 9, 7 से 9, ये 3 एक ब्रैकेट में, ये 3 ब्रैकेट में। इसका पैसा कहीं यूज नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम यहां आएगा, पैसा भी ढंग से यूज नहीं हो पाएगा। इन 3 का भी मैं वीडियो डालूंगा, राशि पेरिफेरल्स, जना और कैपिटल। अब देखो, 2 एक स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रहे हैं, ये भी मैं डालूंगा, सारे एनालिसिस सिखाऊंगा। शुरू करते हैं एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल से। बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं, कितने रूम कीज है, क्या है, समझ लेते हैं जरा। इनकॉर्पोरेटेड इन 1987, काफी पुरानी कंपनी है। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड नेम ऑफ द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, zone connect by the park, stop by the zone. The company is also engaged in the business of retail food and beverage industry through its brand Fleurs. अब हुआ क्या है, होटल्स में तो है ही है, एक और आउटलेट वगैरह में है। The company operates 80 restaurants, nightclubs, bars offering a wide range of selections. ठीक है, अब कितना है, 27 होटल्स हैं which are spread across the country, ये वो वगैरह वगैरह। मुंबई, कोलकाता, टायर 1 सिटीज वगैरह में समझ आ रहे हैं, टायर 2 सिटीज वगैरह में भी समझ आ रहे हैं, ठीक है। कितने हैं, 2100 रूम्स है, 2100 रूम कीज है इनके पास। The company owns restaurant, the brand name Zen, Lotus, Ash, Saffron, Fire, Italia, ये वो वगैरह वगैरह। चलो, कितने इंप्लॉइज हैं, 1900 इंप्लॉइज हैं। तो रूम कीज तो अच्छी लग रहे हैं, बट उससे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, रूम तो 500 बना दो, फिल कितने हो रहे हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी जा रही है, कितने बार वो कन्वर्ट होते हैं, वो समझ आता है, वो मेन रेवेन्यू है एक होटल की। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे, फिर समझेंगे कि वैल्यूएशंस पे क्या आ रहा है। यहां पर समझते हैं, 5 फरवरी को ओपन होगा, 7 फरवरी तक लगा रहेगा, 3 दिन हो गए हमारे पास। 8 फरवरी के आसपास अलॉटमेंट आएगी, इनिशियल ऑफ रिफंड्स 9 तारीख को आएगा। अब वो 3 आईपीओ 9 तारीख को क्लोज हो रहे हैं, अगर ये 9 तारीख मॉर्निंग तक आ जाता है,
अगर ये 9 तारीख मॉर्निंग तक 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक भी आ जाता है तो मैं इसके फंड्स वहां पर यूज कर पाऊंगा, वरना ये फंड्स यहां टक जाएंगे और मैं वो वहां पर यूज नहीं कर पाऊंगा। लिस्टिंग कब होगी? 12 तारीख को। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कई प्राइस बैंड पे ला रहे हो भैया, दिखा दो जरा। चलिए जी, फेस वैल्यू 1 रुपीज ऑलरेडी स्प्लिटेड है, इसके बाद कुछ उम्मीद मत करना कि ये और स्प्लिट होगा, पहले से स्प्लिट है। प्राइस बैंड 147 टू 155, 96 शेयर्स का एक लॉट इन्होंने कंपनी ने बनाया है। अब आते हैं मेन बात पे। कंपनी कह रही है कि भैया मुझे चाहिए 920 करोड़, जिसमें से 600 करोड़ यानी 65% तो फ्रेश इशू है और जो बाकी 35% है यानी कि ओएफएस है 35%, 320 करोड़। अब ये है क्या वो समझा देता हूं जल्दी से। पहले भी मैंने ये सब वीडियोस में समझाया है, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोबारा से समझा देता हूं क्योंकि नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। अब समझते हैं क्या। देखो, कंपनी ने कहा हमें फंड्स रेस करने हैं, कंपनी ने कहा हमें फंड्स रेस करने हैं। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो डेट ले या इक्विटी ले, या तो डेट ले या इक्विटी ले। डेट लेगा तो इस पे इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, कंपनी का इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, कोविड में है, होटल चल रहा है नहीं चल रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। यहां पर आके इसके डेट होल्डर्स जो हैं वो आकर यही बोलेंगे, क्रेडिटर्स जो है वो बोलेंगे कि भैया मुझे पैसा दे दो। बट यहां पर इक्विटी में कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता, तो कंपनी ने कहा चलो हम एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास डेट है, हम इक्विटी की तरफ चलते हैं। इक्विटी की तरफ जब कंपनी जाती है तो दो रास्ते हैं। पहला, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट ले लो या स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवा लो। प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा आप शार्क टैंक्स वगैरह में देखते हो कि मैं अपनी कंपनी का 2% दूंगा, 4% दूंगा, 10% दूंगा, 200 रुपए मतलब 2 लाख रुपए के लिए, 10 लाख 1 करोड़ के लिए, वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। वहां पर स्टॉक या कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं होती है, ट्रेडिंग नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन आ गया लिस्टिंग का, दूसरा ऑप्शन आ गया लिस्टिंग का। अब इन्होंने ये वाला रूट चुना है जिसमें इनको चाहिए 920 करोड़ रुपए। 920 में से फ्रेश इशू जो है वो है 600 करोड़ रुपए और बाकी जो 320 करोड़ है वो है ओएफएस। अब ये जो ओएफएस है वो कहां से निकल कर आता है? वो यहां से निकल कर आता है, यहां से। यानी जिसके पास पहले से माल पड़ा हुआ है, या तो वो कोई सेलिंग शेयर होल्डर्स हो सकता है ओएफएस में, या प्रमोटर हो सकता है, कोई अपना माल बेच रहा है, तो ये जो 320 करोड़ है वो यहां जाएंगे, कंपनी के पास नहीं जाएंगे। ये जो फ्रेश इशू है ये कंपनी के पास जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो 920 करोड़ में से सिर्फ 600 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, 320 करोड़ उसके पास जाएगा जो अपना माल बेच रहा है। टोटल इशू साइज ये मैंने समझा दिया, 65-35 का रेशियो है जो कि बैलेंस्ड है, कुछ इतना बुरा नहीं है, बट हाँ थोड़ा और बेटर हो सकता था, 75-25 80-20 हो सकता था। ठीक है जी, चलिए 155 रुपीज पे 96 शेयर्स थे, 96 शेयर्स थे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। QIB को बोल रहे हैं नॉट लेस देन 75, मतलब आपको 75 तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। रिटेल वालों को मैक्सिमम 10% मिलेगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने ये लॉस मेकिंग हुआ होगा या सेबी के जो क्राइटेरियाज वगैरह है वो फुलफिल नहीं हुआ होगा। HNA कैटेगरी मैक्सिमम 15%। तो यानी ये तो क्लियर है कि अलॉटमेंट थोड़ी सी टफ होने वाली है। नीचे क्या लाइन लिखी हुई है जरा देखिएगा, APJ सुरेंद्र पार्क रेजेस 409 करोड़ फॉर एंकर लिस्ट। तो एक काम करते हैं, एंकर लिस्ट देख ही लेते हैं। एंकर लिस्ट क्या होती है? जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है वो QIB एंकर लिस्ट वगैरह में आते हैं। जरा एक काम करते हैं, इसकी लिस्ट निकाल ही लेते हैं, मैंने निकाल के रखी हुई है। क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं जरा देख लेते हैं। पहली एंकर लिस्ट में निपॉन, जिन्होंने यहां पर लिया है 21 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा है, रेट सबका सेम है 155 155 155। निपॉन, ICICI प्रूडेंशियल 361, HDFC लाइफ, क्वांट, व्हाइटओक, फ्रैंकलिन, मिरई, बंधन। और सेकंड लिस्ट में कौन कौन आ रहा है सामने जी? बंधन के बाद ईडलवीस वाले भी आ गए, ईडलवीस, नेटिक्स, कोटक, बजाज, SBI एंड सो ऑन, सिटी ग्रुप भी आ गया, काफी सारे आ गए यहां पर। तो ये क्लियर है कि इनकी जो एंकर बुक है वो एक अच्छी खासी तरीके से भर गई है, जिसमें 100% में इन्होंने 409 करोड़ रुपए उठाए हैं 2 करोड़ शेयर्स के लिए। चलिए जी वापस आ जाते हैं अपने एनालिसिस पर। इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम लोगों ने देख ली, एक लॉट रह गया, लॉट साइज की तो बात ही रह गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
रिटेल वाले हो, एक लॉट के लिए 14,880, बाकी जो 120 रुपीज बचेंगे 15,000 में से वो एसटीटी ब्रोकरेज। एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो, बड़ी एचएनआई, बिग एचएनआई कैटेगरी में तो 14 लॉट्स 2 लाख से ऊपर, और बिग एचएनआई कैटेगरी में जाते हो तो 10 लाख से ऊपर 68 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, प्रमोटर ग्रुप्स देख लेते हैं जरा। प्रमोटर के पास ऑलरेडी 94% था, मतलब 6% ऑलरेडी डाइल्यूटेड था, इसके बाद बचेगा 68% जो कि बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। हमारा जो क्राइटेरिया रहता है 70 to 75% फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, फिर उसके बाद 60% सेकंड प्रायोरिटी, और बिल्कुल लास्ट टू लास्ट थर्ड प्रायोरिटी मेरी 50% रहती है, इसके नीचे मैं नहीं जाता हूं। फाइनेंशियल्स देखते हैं, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मजा तो फाइनेंशियल्स देखने में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोविड भी था, कोविड का क्या इंपैक्ट आया वो भी देखेंगे जरा फाइनेंशियल्स पे। चलिए जी शुरू करते हैं। फुल ईयर, हाफ ईयर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। वैसे ये लोग दिसंबर के भी एनालिसिस यहां पे रिजल्ट्स डाल सकते थे। एसेट्स 1280 करोड़ के एसेट्स थे, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ 1275, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर भी कोविड था, यहां पर भी कोविड था। यहां पर वेव 1 आई होगी और यहां पर वेव 2 आई होगी। वेव 2 में तो जो डिस्ट्रक्शन था वो यहां पर दिखाई देगा। अभी ये फुल ईयर हो गया, वापस से एसेट्स बढ़ गए 1300 और 1380, हाफ ईयर ये कुछ 15 करोड़ के एसेट्स बढ़े। रेवेन्यू 190 करोड़ की सेल्स थी, जहां पर सेल्स ऑलमोस्ट 50% से जंप हो गई, 267 हो गई, फिर सेल्स डबल हो गई 524, अब है 272, मल्टीप्लाई बाय कर दूं 270, 270, 540, थोड़ी सी बढ़ी है, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब देखना ये इंपैक्ट, लॉस 75 करोड़ का लॉस। ये रीजन है, सेबी का रूल ये बोलता है अगर लास्ट 3 साल में आप एक भी बार लॉस में आए हो तो आप रिटेल या एचएनआई कैटेगरी को 10% दोगे, 15% दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। नेक्स्ट लॉस था, कोविड इंपैक्ट है, समझ आता है। फिर वापस से लॉस कम हो गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड हाफ में ना सितंबर अक्टूबर के आसपास लोग निकलने लगे थे, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वापस जाओ समझो उस चीज को, तो यहां पे लॉस रिड्यूस हो गया, अच्छी बात। अब वापस से प्रॉफिट में आ गए, बल्ले बल्ले 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 22 करोड़, 23, 46 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। बट अब यहां पर एनालिसिस क्या है वो समझना। सीजन कौन सा है? एक सीजन तो निकल गया, दूसरा सीजन अब आएगा, जो आएगा दिसंबर वाले क्वार्टर में। दिसंबर वाले क्वार्टर में यानी दिवाली का टाइम, फेस्टिव सीजन, न्यू ईयर सीजन, वेडिंग सीजन, विंटर वेकेशंस, तब जाकर इसके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये मेन इंपैक्ट था यहां पर। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा बोरोइंग्स का एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि बोरोइंग्स तो रहेगी ही रहेगी अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री हो गया, उसमें केपेक्स बहुत चाहिए, वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए। 593 करोड़ की बोरोइंग्स थी, बढ़ के हो गई 622, थोड़ा सा ड्रॉप और आया 566, वापस से हल्का सा पिकअप हो गया 597, ऑलमोस्ट रिजर्व्स के आसपास ही चल रहा है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहां पर बोरोइंग्स पर थोड़ा सा इनको काम करना पड़ेगा। देखते हैं जी पैसा किस लिए उठा रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9% है, बैलेंस्ड है, कुछ ज्यादा नहीं है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब देखते हैं कि कितना अप्लाई करना है, क्या क्या यहां पर कंपनी के पास निकल कर आएगा। 155 रुपीज पर शेयर कंपनी लेकर आ रही है, जिसमें से कंपनी ने कहा मुझे चाहिए 920 करोड़। पहला, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा, लिस्टिंग गेन कितना होगा, दोनों समझ लेते हैं। नंबर 1, कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करें, लॉस से लॉस कम हुआ, लॉस से प्रॉफिट में आई, ये अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग्स अच्छी है, ब्रांड नेम है, ये सब तो पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। ठीक है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं कि कंपनी अपना लोन कम करेगी, तो लोन कम करेगी, इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो पैट में आएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, क्योंकि ऑलरेडी 920 करोड़ उठा रहे हो, तो यानी थोड़ा सा बड़ा आईपीओ है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का, तो यहां पर कुछ 60 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्योंकि क्यूआईबी की जो कैटेगरी है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है। अब आते हैं लिस्टिंग गेन के आसपास। यहां पर जो मैं लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा
25 to 40% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करूंगा। थोड़े से कम भी होते हैं तो भी 10 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, तो मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। बट हाँ, इतनी हैवी क्वांटिटी में नहीं, मॉडरेट क्वांटिटी में, यानी 2-3 लॉट मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा। मल्टीपल डीमैट अकाउंट का रीजन क्या है? मल्टीपल पैन अकाउंट आई शुड से, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस कम है, 10% या 15% ये रिटेल और HNI कैटेगरी में, तो 2-3 लॉट अप्लाई करेंगे मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मल्टीपल पैन अकाउंट है फॉर 25 to 40%। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट 15, 17, 20% भी गेन मिलते हैं तो 3-4 दिन में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये थे द पार्क होटल IPO जो आने वाला है, उसके डिटेल एनालिसिस, और भी जो IPO आएंगे मैं उनके डिटेल्ड एनालिसिस अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।